इफ x इक्वल टू समीशन के इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट ए के साइन के एक्स फॉर x की वैल्यू है -पाई टू पाई द वैल्यू ऑफ a2। यहाँ पे a2 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले एक बार इसका एक्सपेंशन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू a1 साइन के एक्स a2 साइन 2x, ये एक सीरीज के रूप में है, ठीक है। सीरीज से क्या समझते हैं, अपने पास फूरियर सीरीज है, ठीक है। फूरियर सीरीज क्या होती है? फूरियर सीरीज ये होती है एफ एक्स इक्वल टू ए नोट समीशन ए नोट कोस एक्स डी एक्स बी एन साइन एक्स के एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे एफ एक्स की जगह क्या है, एक्स है, और ये समीशन के इक्वल टू 1 ए के साइन के एक्स, ठीक है। फूरियर सीरीज, अब फूरियर सीरीज में ये ए नोट, ठीक है, और ये ए एन, ये क्या है, जीरो है, क्योंकि ये वाली टर्म के रूप में ये यहाँ पे ये सीरीज दे रखी है, ठीक है। तो ये जीरो हो जाएगा। और अब इसके लिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार निकालते हैं, यहाँ पे बी एन की वैल्यू, क्योंकि हमें ए टू की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये ए टू की चाहिए, यहाँ पे ए टू, यहाँ पे ए के रूप में ही लिख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं बाद में ए के रूप में लिख लूँगा। बाकी इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, बी एन इक्वल टू 2/t, यहाँ टी क्या है, टाइम पीरियड 0 से टी नोट एफ एक्स साइन एक्स के एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड क्या है इसका, 2 पाई। टोटल टाइम पीरियड ये दे रखा है ना, -पाई से पाई, तो टोटल टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड मतलब -पाई से पाई के बीच में इसका टाइम पीरियड है। और उसके बाद ये अपनी पुनः गति को उसी टाइम पीरियड में दोहराएगा, तो ये फूरियर सीरीज है, ठीक है। तो -पाई टू पाई एक्स साइन एक्स बी एन इक्वल टू -2 अपॉन 2 पाई पाई टू एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे -पाई टू पाई है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगाएंगे। प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे कि -a है एक्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। ये क्या है, ये ओड फंक्शन है, और ये एक्स ओड फंक्शन का मतलब है साइन एक्स में एक्स की जगह -x रख देंगे, तो ये -x क्या आता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। ये तो ओड हो गया, और एक्स का भी एक्स की जगह तो माइनस बाहर आ जाएगा, इसका माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इवन फंक्शन है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 to a एक्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, तो ये मैंने यहाँ लगाई है। तो ये प्रॉपर्टी 2/पाई 0 to पाई एक्स साइन के एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसका ये सोल्व कर दिया है मैंने, ये कट पिट के -1/की पावर के रूप में आएगा, ठीक है। तो एक की क्या आ गई, इक्वल टू 2/k -1 की पावर k। तो k इक्वल टू 2 के लिए देखना है, k इक्वल टू 2 की वैल्यू रख देंगे, तो a2 की वैल्यू क्या मिलेगी, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ जीरो, ये जो मैट्रिक्स दे रखा है उसका आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट देखना है अब, ठीक है। अब मैट्रिक्स की फिर यहाँ एक प्रॉपर्टी को याद करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज किसके बराबर होता है, उसके डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। तो इसका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल लो, ठीक है। डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल -1 आंसर आएगा इसका, ठीक। तो ऑप्शन इज करेक्ट। और अगर डिटर्मिनेंट नहीं निकालते हैं तो इसका दूसरा तरीका भी है कि इसके लिए आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये आइगन वैल्यू इसके लिए निकल जाएगी, ठीक है। इसको हम ये a माइनस लेमडा ए के रूप में कैसे लिखेंगे, a दे रखा है 0 0 1 0 1 0 1 0 0 माइनस लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, ठीक है। ये करेंगे तो ये बन जाएगी, ये अब ये करना है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट निकालना है, तो लैम्डा की वैल्यू इसकी क्या आएगी, -1 -1 -1, ठीक है। अब प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट का मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, λ1 λ2 λ3 माइनस लेट ये आइगन वेक्टर, लेट इवन आइगन वेक्टर दे रखा है 1 0 0 कॉलम के रूप में मैट्रिक्स दे रखा है, कॉलम मैट्रिक्स दे रखा है E2 1 1 0 E3 1 1 1। लेट S इक्वल टू S है इन दोनों का
टोटल मैट्रिक्स इन कॉलम्स को मिलाकर जो मैट्रिक्स बनेगा वो ऐसे है। लेट R3 डिनोट द 3 डायमेंशन रियल वेक्टर स्पेस। ठीक है, R3 मतलब यूक्लिडियन स्पेस दे रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। एस इज एट ऑर्थोनॉर्मल सेट, एस इज ए बेसिस ऑफ R3, एस इज ए लीनियर डिपेंडेंट सेट, और ये समीशन ऑफ आई और 3, और ये क्लोज कंडीशन में ई आई और ई आई का जब क्लोज प्रोडक्ट कराएंगे तो ये मैट्रिक्स बनना चाहिए। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है? इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन, इस प्रकार के क्वेश्चन हम ऑप्शन से चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो एस मैट्रिक्स बनाते हैं। एस मैट्रिक्स के लिए ये कॉलम है, कॉलम को इस प्रकार लिखेंगे, कॉलम मैट्रिक्स को ये, तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, एस मैट्रिक्स बन जाएगी। अब यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है, शब्द है ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हुआ। ऑर्थोगोनल प्लस नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ये दोनों अलग अलग कंडीशन है। इन दोनों का अर्थ है, जैसे हम किसी वेक्टर की बात कर लेते हैं। वेक्टर के लिए दो वेक्टर हैं, मान लेते हैं ए डॉट बी। उसके लिए ऑर्थोगोनल के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा 0। ठीक है, और इसमें और नॉर्मलाइजेशन में वेक्टर का अगर खुद के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आइगन वेक्टर के रूप में ये मैंने लिख दी है कंडीशन। दो आइगन वेक्टर है, अलग अलग आइगन वेक्टर है, आपस में ऑर्थोगोनल कब होगी? जब उनका प्रोडक्ट 0 होगा। और नॉर्मलाइजेशन के लिए है जब दोनों सेम आइगन वैल्यूज है, उनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये करते हैं। ठीक है, तो E1 और E2 का प्रोडक्ट करवाते हैं। तो ये कॉलम के रूप में दे रखा है, पर यहाँ पे कैट है, ये इससे अपन इसको चेंज कर रहे हैं, तो कॉलम मैट्रिक्स है, तो कॉलम से वो रो मैट्रिक्स बन जाएगा। तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स प्रोडक्ट कराते 1 आएगा। तो 1 ऑर्थोगोनल कंडीशन कहती है कि इन दोनों प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, पर आ रहा है 1। और ऑर्थो ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहती है कि इन दोनों का प्रोडक्ट सेम, E1 और E1 का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? ए के बराबर आ रहा है, बट इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ऑर्थोनॉर्मल होने के लिए। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल होने के लिए, तो ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड को एक बार छोड़ते हैं, पहले थर्ड को चेक करते हैं। एस इज ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट। अब लीनियरली डिपेंडेंट सेट के लिए क्या एक कंसेप्ट है यहाँ पे। अगर जो सेट बनाया है, जो मैट्रिक्स बनी है इन आइगन वेक्टर से E1 E2 E3 से, वो इस प्रकार बनी है। ठीक है, ये इस प्रकार होगी, एस इक्वल टू 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा तो जो जो मैट्रिक्स है वो क्या होगा? ये लीनियर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, ये जो आइगन वेक्टर है उनका ये सेट क्या होगा? लीनियरली डिपेंडेंट। अगर ये 0 के बराबर नहीं होता है, अगर ये 0 के बराबर नहीं होता है, तो ये कहलाएगा लीनियर इंडिपेंडेंट। क्या कहलाएगा? लीनियर इंडिपेंडेंट। तो इसके लिए क्या करते हैं? इसका डिटरमिनेंट करते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट करेंगे तो डिटरमिनेंट क्या आएगा? इसका एस का डिटरमिनेंट करेंगे तो क्या आएगा? 1 के बराबर आएगा। तो 1 के बराबर आएगा तो क्या 1 मतलब डिटरमिनेंट 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये ऑप्शन थर्ड गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन सेकंड के लिए बात करते हैं। ऑप्शन सेकंड, एस इज ए बेसिस ऑफ R3। अब बेसिस क्या होंगे और किसके बनेंगे? बेसिस हमेशा जो लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है, ठीक है, जो सेट बनाया है आइगन वेक्टर्स
का जो सेट बनाया है, जो लीनियर इंडिपेंडेंट है उनका सेट बनाया है, वो ही हमेशा बेसिस बनाएंगे। कौन से? R3 स्पेस में। तो ये लीनियर इंडिपेंडेंस का मतलब ही यही होता है कि वो जो सेट है उसके बेसिस जरूर होंगे। तो ए सेट ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैज बेसिस इन R3 स्पेस। तो ऑप्शन 2 will be correct. A real invertible 3x3 matrix M has eigenvalues lambda I और I की वैल्यू 3 तक है, 1 2 3, एंड द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स, यहाँ पे ये वेक्टर्स आर आई की वैल्यू 1 2 3 है, ये कैट नोटेशन में लिखा हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ठीक है, अब यहाँ पे करेक्ट देखना है। ठीक है, और ये एम इनवर्स ई आई इक्वल टू लेमडा ई आई, ये उसी तरह है जैसे क्वांटम में करते हैं, एक ऑपरेटर के बाद में आइगन वेक्टर की आइगन वैल्यू और वो आइगन वेक्टर, ये उसी की तरह है। अब मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि मैट्रिक्स में फॉर ए मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज इज दैट इफ मैट्रिक्स एम आइगन वैल्यूज लेमडा आई, ठीक है, लेमडा इक्वल टू, मतलब लेमडा आई का मतलब है लेमडा 1 लेमडा 2, तो एम इनवर्स जो कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है एम का, उसके लिए आइगन वैल्यूज होगी 1 बाय लेमडा 1, 1 बाय लेमडा 2, 1 बाय लेमडा 3। तो इसका मतलब हुआ एम और एम इनवर्स की आइगन वैल्यूज कभी सेम नहीं होती। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हो गई। तो ये तीसरा ऑप्शन है, ये तो गलत हो गया। ठीक है, और फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही है। एम स्टार इस पे जो ऑपरेट कर रहा है आइगन वेक्टर पे, ठीक है, तो उसकी ये आइगन वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, लेट एफ एक्स 0 जब एक्स की वैल्यू -1/2n से छोटी हो, एन जब एक्स की वैल्यू -1/2n और 1/2n के बीच में लाई करती हो, और 0 तब एक्स की वैल्यू 1/2 से अधिक हो। तो इसमें इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन -इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट एफ एन एक्स साइन एक्स डी एक्स क्या होगा, ये पूछ रहा है। और ये NET टाइप क्वेश्चन है गेट का। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें जो इंफॉर्मेशन है उसको ही यहाँ पे इंटीग्रेशन में पुट करना है और इंटीग्रेशन को खोल देना है। ठीक है, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये जो दे रखा है इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से 0 किन वैल्यूज के लिए फंक्शन का वैल्यू 0 होगा, जो -इनफाइनाइट से 1/2n के बीच की हो। ठीक है, तो उनके लिए फंक्शन 0 कर दिया, साइन एक्स एक्स डी एक्स प्लस -1/2n से 1/2n तक, माइनस की वैल्यू क्या है एफ एक्स की, एन साइन एक्स डी एक्स, प्लस इससे बड़ी 1/2n से लेके इन्फिनिटी तक 0, वही वैल्यू। तो इन दोनों की वैल्यू वैसे 0 हो गई। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे ये है, ये बच गया, लिमिट एन टेंडिंग टू -1/2n एन साइन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 0, क्योंकि लिमिट्स क्या है, सेम है और नेगेटिव के रूप में, सेम पर विपरीत है। मतलब इसके लिए प्रॉपर्टी लग जाएगी, जब इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेंगे ऐसे, तो ये वैसे भी 0 मिल जाएगी, और वैसे नहीं करते हैं तो उसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद रख लेंगे कि -a to a साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि साइन एक्स क्या है, एक ऑड फंक्शन है, इसलिए वो कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अपनी वैल्यू क्या मिलेगी 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक्स।